हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। आज महात्मा गांधी जी की कहानी आज देखेंगे, सारांश। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 ईस्वी में रंगून रेडियो से गांधी जी का नाम जारी प्रसारण में उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी समूच मानव जाति के लिए मिसाल है। उन्होंने हर परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी उनका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती व सूत से बनी शाल पहनते थे। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष ने आत्मशुद्धि के लिए कई बार बॉम्बे उपवास भी रखे। सन 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी ने एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत आकर उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को भारी भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। सन 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपने कार्यों से देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया। उन्होंने सन 1930 में नमक सत्याग्रह और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई मौकों पर गांधी जी कई वर्षों तक उन्होंने जेल में भी रहे। प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। मोहनदास को माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिनका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और उन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह नियमित रूप से व्रत रखती थी और परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा अनुष्ठा में दिन रात एक कर देती थी। इस प्रकार मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहारी, आत्मशुद्धि के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों और पंथों को मानने वाले के बीच परंपरा सहिष्णुता को अपनाया। सन 1883 में
13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष का थे तब उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ दिन ही जीवित रहे। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल 1885 में चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा गांधी 4 संतान हुए। हीरालाल गांधी 1888 में, मनीलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी 1900। उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र ही रहे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। उसके बाद मोहनदास ने भावनगर के शामल दास कॉलेज में दाखिला लिया, पर खराब स्वास्थ्य और गृह वियोग के कारण वह अप्रसन्न ही रहे और कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। विदेश में शिक्षा और वकालत। मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसीलिए उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे कि वह अपने पिता और चाचा का उत्तराधिकारी दीवान बन सकते थे। उसके एक परिवारक मित्र मावजी दवे ने ऐसी सलाह दी कि एक बार मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन गए तो उनको आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती थी। उनकी माता पुतली बाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विदेश जाने के विचार का विरोध किया, पर मोहनदास के आश्वासन पर राजी हो गए। वर्ष 1888 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपने माँ को दिए गए वचन के अनुसार ही उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा। उन्होंने शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाई हुई और शुरुआती दिनों में कई बार भूखे ही रहना पड़ा था। धीरे धीरे उन्हें शाकाहारी भोजन वाले रेस्टोरेंट्स के बारे में पता लगा लिया। उसके बाद उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। इस सोसाइटी के कुछ सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे और उन्होंने मोहनदास को गीता पढ़ने का सुझाव दिया। जून 1891 गांधी भारत लौट गए और वहां जाकर उन्हें अपनी मां की मौत के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद राजकोट चले गए, जहां उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जी लिखने का कार्य शुरू किया, परंतु कुछ समय बाद उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा। आखिरकार सन 1893 में एक भारतीय फर्म ने नेटल दक्षिण अफ्रीका में एक वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे थे। गांधी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां प्रिटोरियर स्थित भारतीय व्यापारों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में
दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन के प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन ट्रेनों से बाहर फेंक दिया गया। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गए और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान तथा स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठाने लगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों के नागरिकता संबंधित मुद्दे को भी दक्षिण अफ्रीका सरकार के सामने उठाया और सन 1906 में जुलूस युद्ध में भारतीयों को भारतीय करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। महात्मा गांधी के अनुसार अपने नागरिकता के दावों को कानूनी जमा पहनाने के लिए भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष 1916 से 1945 ईस्वी तक। वर्ष 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारतीय वापस लौट आए। इस समय गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए थे और शुरुआती दौर में गांधी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी ने देश के विभिन्न भागों में का दौरा किया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के समझने की कोशिश की। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलन ने गांधी को भारत की पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और सस्ते मूल्य पर फसल खरीदते थे, जिससे किसानों की जो स्थिति बदतर होती जा रही थी। इस कारण अत्यधिक गरीब से घिरे गए। विनाशकारी अकाल के बाद भी अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी कर लगा दिए, जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कुल मिलाकर स्थिति बहुत भी निराशाजनक थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों के नेतृत्व किया। उसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। सन 1818 में गुजरात में खेड़ा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था, जिसके कारण किसान गरीबों की स्थिति बदतर हो गई और लोग कर माफी की मांग करने लगे। खेड़ा में गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया। इसके बाद अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। इस प्रकार चंपारण और खेड़ा के बाद गांधी की ख्याति देश भर में फैल गई। वह स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे। खिलाफत आंदोलन। कांग्रेस के अंदर और मुस्लिम के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला। खिलाफत एक विश्वव्यापी आंदोलन था। उसके द्वारा खलीफा
के रिश्ते प्रभुत्व का विरोध सारी दुनिया के मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद ओटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया, जिसके कारण मुसलमानों को अपने धर्म और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। भारत में खिलाफत का नेतृत्व अल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे गांधी उनके मुख्य प्रवक्ता बन गए। भारतीय मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए सम्मान और मेडल वापस कर दिया। उसके बाद गांधी जी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिसका प्रभाव विभिन्न समुदायों के लोगों पर था। असहयोग आंदोलन। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुकूम भारतीयों के सहयोग से संभव हो पाई थी। अगर हम सब मिलकर गांधी जी के खिलाफ हर बात पर असहयोग करें तो आज़ादी संभव है। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता मान लिया था और अब वह इस स्थिति में थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा, अशांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे शास्त्रों का प्रयोग कर सके। इसी बीच जलियांवाला नरसंहार ने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता को क्रोध और हिंसा के ज्वाला भड़क उठे थे। गांधी जी स्वदेशी नीति का आह्वान किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। उनका कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजी द्वारा बनाए वस्त्रों की उपयोग अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन सूत काटने के लिए कहा। उसके अलावा महात्मा गांधी ने ब्रिटिश की शैक्षणिक संस्था और अदालतों का बहिष्कार, सरकारी नौकरी को छोड़ने तथा अंग्रेजी सरकार से मिले तमगों और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिल रही थी, जिससे समाज के सभी वर्गों में जोश और भागीदारी बढ़ गई। लेकिन फरवरी 1922 में इसका अंत चौरा-चौरी कांड के साथ हो गया। इस हिंसा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और उसे गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। खराब स्वास्थ्य चलते फरवरी 1924 में सरकार ने रिहा कर दिया। राजसूया और नमक सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार के बाद गांधी जी फरवरी 1924 में रिहा हुए और सन 1928 तक सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे। इस दौरान वह स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव को कम करने में लगे रहे। उसके अतिरिक्त अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबों के खिलाफ भी लड़ते रहे। इसी समय अंग्रेजी सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत के लिए एक नए संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, पर उनका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। उसके कारण भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया। इसके पश्चात दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूम को भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा और ऐसा न करने पर देश के आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा।
अंग्रेजों द्वारा कोई जवाब नहीं मिले पर 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया और कांग्रेस 26 जनवरी 1930 के दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। उसके पश्चात गांधी जी ने सरकार द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नमक सत्याग्रह चलाए, जिसके अंतर्गत 12 मार्च 6 अप्रैल तक अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक लगभग 388 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य स्वयं नमक उत्पन्न करना था। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। अंग्रेज सरकार को विचलित करने में सफल रहे। इस दौरान सरकार ने लगभग 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप गांधी इरविन संधि 1931 में हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन संधि के तहत ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमति दे दी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी अंग्रेजी का एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादियों के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसके बाद गांधी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। 1934 में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर अब रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे निचले स्तर से राष्ट्र के निर्माण पर अपना ध्यान लगाया। उन्होंने ग्रामीण भारतीयों को शिक्षित करने, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन जारी रखने, कतई बुनाई और अन्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने और लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाने का काम शुरू किया। हरिजन आंदोलन। दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर की कोशिशों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने अछूतों के लिए एक नए संविधान के अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंजूर कर दिया था। एरवाड़ा जेल में बंद गांधी जी ने इसके विरोध में सितंबर 1932 में 6 दिन का उपवास किया और सरकार को एक समान व्यवस्था पूना फैक्ट अपनाने पर मजबूर किया। अछूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए अभियान की एक शुरुआत थी। 8 मई 1933 में गांधी जी ने आत्म शुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया और हरिजन आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए 1 वर्षीय अभियान शुरुआत की। अंबेडकर जैसे दलित नेता इस आंदोलन से प्रसन्न नहीं थे और गांधी जी द्वारा दलितों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग करने की निंदा की। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में गांधी जी अंग्रेजों के अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने के पक्षधर थे, परंतु कांग्रेस के बहुत से नेता इस बात से नाखुश थे कि जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श के लिए बिना ही सरकार ने देश को युद्ध में झोंक दिया था। गांधी ने घोषणा की कि एक तरफ भारत को आज़ादी देने से इनकार किया जा रहा था और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक शक्ति की जीत के लिए भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा था।
जैसे 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 युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की मांग की तीव्र कर दिया। भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तार हुए। इस इस संघर्ष में हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गया और हजारों गिरफ्तार भी कर लिए गए। गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन अब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आज़ादी ना दे दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत हिंसा के बावजूद वह आंदोलन बंद नहीं होगा। उनका मानना था कि देश में व्यक्त सरकार अराजकता असली अराजकता से भी खतरनाक है। गांधी जी ने सभी कांग्रेसों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो, डूब और डाल के साथ अनुशासन बनाए रखने को कहा। जैसा कि सबको अनुमान था कि अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के और उस कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को मुंबई 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में ले जाया गया, जहां उन 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। इसी दौरान उसकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत के बाद 23 फरवरी 1944 को हो गया। कुछ समय बाद गांधी जी मलेरिया से पीड़ित हो गए। अंग्रेज उन्हें इस हाल में जेल में नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए जरूरी उपचार के लिए 9 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। आंशिक सफलता के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि जल्द ही सत्ता भारतीयों के हाथ सौंप दी जाएगी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त कर दिया और सरकार का लगभग 1 लाख राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। देश का विभाजन और आज़ादी, जैसा पहले कहा जा चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ाद करने का संकेत दे दिया था। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान बहुल देश पाकिस्तान की मांग तीव्र हो गई थी और 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया था। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे क्योंकि यह उनके धार्मिक एकता सिद्धांत के बिल्कुल अलग था, पर ऐसा ना हो पाया। अंग्रेज ने देश को दो टुकड़ों, जो भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की दिल्ली में बिरला हाउस शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उन्हें हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले और अंतिम शब्द थे। नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाया गया। ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जय हिंद।